हेलो बच्चों, मैं वंदना शर्मा आपको आज कक्षा 8 का पाठ 2 जिसका शीर्षक लाख की चूड़ियाँ हैं पढ़ाऊँगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोली जो किसी का भी बच्चे का मन मोह ले। लेखक कहता है, मैं अपने मामा ननिहाल जाता था तो वहाँ लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला बदलू नाम का एक व्यक्ति था। तो वह मुझे लाख की गोलियाँ बना बनाकर रंग बिरंगी देता था, जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। बच्चों को इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। कहा जाता है ना कि हम अपने ननिहाल मामा के यहाँ जाते हैं तो वहाँ के लोग जो होते हैं तो उन्हें सभी को मामा बोला जाता है। चाचा के यहाँ जाते हैं तो चाचा बोला जाता है। इस तरह मुझे भी मामा के यहाँ जाने पर उस व्यक्ति को बदलू को मामा कहना चाहिए, परंतु मैं उस गांव के बच्चों जैसे मैं भी बदलू काका कहा करता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचाई पर बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बदलू चूंकि लाख का काम करता था, लाख की चूड़ियाँ बनाता था, तो उसका एक बनाने का वो रखा हुआ था। वहीं बदलू काम किया था। वहीं पास में भट्टी की ज़रूरत होती है लाख को गर्म करने के लिए, पिघलाने के लिए, तो वो वहीं उसकी भट्टी धधकती रहती थी, जिससे वो लाख को पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। सामने एक चौकी पर बदलू बैठा रहता था। वहीं से वो अपना काम करता था। और एक सलाख मतलब होती है सलाई, सलाई पर मुलायम होने पर लाख लगाता और उसे पतला कर वह उसे चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियाँ रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली पीछे से मोटी होती हैं। मुंगेरी होती है गोल गोल लकड़ियाँ, उसे मुंगेरी कहते हैं, जो आगे से पतली होती थी और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह इन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ी बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। एक एक चूड़ियाँ वह उस सलाई पर चढ़ाता, उनको रंग देता, गोल 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 शेप में करता, चिकना बनाता, और उसके बाद पूरे हाथ की चूड़ियाँ बनाने के पश्चात वह उन पर रंग करता। बदलू का यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर करता था। बदलू की एक चौकी थी जो सुतली की होती है। मचिया मतलब सुतली की चौकी होती है, उस पर बैठकर यह अपना काम करता था, जो कि बहुत पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का होता है, पिया जाता है, तो वह उसे बीच बीच में पिया करता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता था। मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। दोपहर के टाइम में बदलू के पास बैठता, वह मुझे लल्ला कहता और मेरे जाने पर वह मेरे लिए भी वह सुतली की चौकी मंगा देता बैठने के लिए। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार की चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4 से 6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर
किसी नववधू की कलाई हो। अब जब बदलू चूड़ियाँ बनाता वो एक दिन में 4-6 जोड़ी चूड़ियाँ बना लेता था। और चूड़ियाँ सारी वो अपने जो उसकी कलाई और बेलन रहता था उस पर चढ़ाकर, जिस पर वो शेप गोलाकार देता था, उस पर चढ़ाने के बाद उन्हें वो एक टक देखता रहता था कि वह बेलन ना होकर, वो इस तरह कल्पना करता है कि वो बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो जिसने वो चूड़ियाँ पहन ली हो। बदलू मनिहार था। चूड़ी बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक पेशा मतलब पुश्तैनी, बाबा दादा के ज़मानों से जो काम चला आता है उसे पैतृक पेशा कहा जाता है। और वास्तव में वो बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू बहुत सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। इस तरह उसकी चूड़ियों की बिक्री भी बहुत होती। खपत मीन्स होता है बिक्री। तो उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ उसके गांव की स्त्रियाँ तो पहनती थी, बल्कि उसकी चूड़ियाँ आसपास के गांव के लोग भी ले जाते थे, क्योंकि वह अत्यंत सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था। वह चूड़ियों को कभी भी बेचता नहीं था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का यही तरीका था। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। क्या होता था कि पुराने ज़माने में आज भी कहीं कहीं कोई गांव में ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ खरीदते हैं, सब्जी वगैरह कुछ भी खरीदते हैं, तो खरीदने वाले को हम अनाज गेहूँ वगैरह दे देते हैं उसके बदले, और वो हमें सब्जी दे जाता था। ये तरीका बदलू का भी था कि बदलू को से वो चूड़ियाँ ले जाते थे और बदलू उसकी जगह अनाज ले लेता था उनसे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वो अवश्य जिद पकड़ जाता है, क्योंकि तो क्या होता है कि शादी विवाह के अवसर पर वो जिद क्यों पकड़ जाता था, क्योंकि शादी एक बार होती है और क्या कहते उसमें शगुन मिलना तो चाहिए, इसलिए वो उस टाइम जरूर पैसे लेता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वो सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व होता ही है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर वो गुस्सा हो गया था। फिर उसको मनाने में काफ़ी टाइम लग गया था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती, और रुपए जो मिलते सो अलग है। अब जो वैसे तो वो क्या कहते अपनी चूड़ियाँ बेचता था तो उसकी बदले अनाज लेता था, परंतु जब किसी की शादी होती थी तो क्या कहते वो तब जरूर पैसे लेता। उससे उसके घर वालों को उसमें वस्त्र भी मिलते, अनाज भी मिलता, और सिर पे बांधने के लिए पगड़ी जो सिर पर बांधी जाती जो गोलाकार रहती है वो पगड़ी भी मिलती थी। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वो अंदर ही अंदर फूट जाता, और कभी कभी तो वो 2-4 बातें सुना लेता था। उसे कांच की चूड़ियाँ अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वो लाख की चूड़ियों को बनाता था। इस कारण वो उसे कांच की चूड़ियाँ अच्छी भी नहीं लगती थी, और कांच की चूड़ियाँ क्योंकि टूटती भी ज़्यादा हैं इसलिए वो उन्हें पसंद नहीं करता था। मुझसे तो वो घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वो उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सब कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना जाए। तो वो उसे व्यंग व्यंग कह लो या यूँ ही समझाता था
की क्या कहते हैं, लाख की चूड़ियाँ भारी होती हैं, थोड़ी वेट में भारी होती हैं कांच की चूड़ियों से। और शहर की औरतें जो होती हैं वो नाजुक होती हैं, क्या कहते हैं, तो वो ये नहीं पहन सकती। और वहाँ तो बहुत कुछ होता है शहर में। गांव में औरतें अपने पति का हाथ पकड़ कर नहीं घूमती, शहर में का हाथ पकड़ के घूमती है। तो शहर और गांव की बात दोनों एक अलग अलग चीज़ है। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। आम की फसल में तो वो मैं रोज ही उसके यहाँ 2-4 आम खा लेता था। बदलू के पास एक गाय थी जिसका दूध वह निकालता था, और निकालने के बाद मलाई मेरे लिए बचा लेता था। और आम की फसल के टाइम वह मेरे लिए 2-4 आम जरूर रखता, और मेरे जाने पर मैं वो आमों का आनंद लेता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था, लगभग रोज ही वह क्या था कि वह मेरे लिए 1-2 गोलियां ला की जरूर बनाता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। वैसे तो मैं 2-3 बार अपने मामा के यहाँ गर्मी की छुट्टी में गया हूँ और 1-आध महीना मैं वहाँ रहता था, और स्कूल खुलने पर ही मैं वापस आता था। परंतु अब मेरे पिताजी की ट्रांसफ़र दूर हो गई है, इसलिए मैं अब काफ़ी लंबे टाइम से वहाँ नहीं जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के अंतराल के बाद जब मैं वहाँ गया तो मैं इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मेरा बदलू का ध्यान ना आया। इसी बीच मैंने देखा गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। कहा जाता है ना कि टाइम हमेशा एक सा नहीं रहता, चेंज होता रहता है। उसी तरह गांव की स्त्रियां भी अब शहर की स्त्रियों की तरह कांच की चूड़ियां पहने दिखने लगीं। एकाधी स्त्री होगी जो लाख की चूड़ियां पहने दिखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। इस तरह वो कांच की चूड़ियां देखकर मुझे बदलू का ध्यान आया कि एक बदलू काका थे जो चूड़ियां बनाते थे। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा उससे मिल आऊं। क्या हुआ कि मेरे मामा के यहाँ जब गया इतने दिन बाद, तो वहाँ पर एक दिन मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी, जो कि हाथ में कांच की चूड़ियाँ पहनी हुई थी। अब वो चूड़ियाँ टूटकर उसकी कलाई में घुस गईं और उसके हाथों से खून बहने लगे। मामा भी उस टाइम घर पर नहीं थे। मैंने उसकी मरहम पट्टी करी, तब मुझे ध्यान आया कि बदलू काका यहाँ रहते थे। मैंने सोचा कि उनसे मिलकर आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला आया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटे थे। मैं गया तो वहाँ देखा मैंने कि बदलू काका नीम के नीचे खाट पर लेटे हुए हैं। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। मैंने अभिवादन के तौर पर उनसे कहा, नमस्ते काका। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। नमस्ते भैया, उनने कहकर उत्तर दिया। मैं उनकी खाट पर अपने आप बैठ गया। वहीं पर उनके पास में उन्होंने मुझे पहचाना नहीं था और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। तब मैंने ही उनको बोला। क्या बोला?
मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। मैंने उन्हें बोला, काका मैं जनार्दन हूँ जो जिसे आप गोलियां बनाकर देते थे। बल्लू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वो एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। पहले तो बल्लू काका चुप रहे और अपने अतीत में खो गए। फिर एकदम बोले, लल्ला बैठो, आओ आओ, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठे हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मछलियाँ नजर आई ना भट्टी। मैंने अब जब शांति, हम दोनों की तरफ से कोई कुछ नहीं बोला, फिर मैंने इधर उधर देखा तो मुझे ना उनकी मछलियाँ नजर आई जिस पर बल्लू काका बैठकर काम करते थे, ना ही भट्टी नजर आई जिस पर वो लाख को तपाया करते थे, गरम करते थे। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव में कांच का प्रसार हो गया है। उन्होंने कहा, ये काम तो मेरा काफी साल से बंद हो गया है। गांव में अब सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने लगी हैं। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ी में होती है, लाख में कहाँ संभव है। अब उसने उसे समझाया, जमाना बदल गया है। पहले सब काम हाथों से होते थे, आजकल मशीनों से काम हो रहे हैं। मशीन युग है तो आजकल खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। और फिर जो सुंदरता मेरी कांच की चूड़ियों में होती है, वो लाख की चूड़ियों में नहीं होती है। लेकिन कांच खतरनाक होता है, वो जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, हाँ ये बात तो सच है, कांच खतरनाक हो जाता है, चुभ जाता है टूटने पर। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। बोलते बोलते बल्लू काका को खांसी आई और वो खांसते रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी, क्योंकि अब उनकी उम्र हो गई थी तो उनकी नसें वगैरह दिखने लगी थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोले, दमा नहीं है मुझे। उन्होंने ये समझ लिया कि मैं उनके बारे में ये सोच रहा हूँ, मुझे खांसी ऐसी आ रही है तो शायद दमा है। फसली खांसी है, 1-2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। खांसी एक फसली का प्रकार है खांसी का, तो फसली कहते हैं जो महीनों तक चलती है, पर उन्हें 1-2 महीने से आ रही है। उन्होंने कहा 10-15 दिन में अब ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छुपी हुई है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। मैं चुप रहा। मैं सोचने लगा कि बल्लू काका कितना उनके अंदर कितना दुख समाया हुआ है। मैं देर तक सोचता रहा, इस मशीन युग ने कितने हाथ से काम करने वाले कारीगरों के हाथ से उनका धंधा ले लिया है। फिर कुछ देर वहाँ शांति ली, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? मैंने पूछा, आम की फसल कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहरा कर उत्तर दिया। अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। जब मैंने पूछा आम की फसल अच्छी है तो उन्होंने कहा, हाँ अच्छी हुई है। तब उन्हें याद आया, अरे लल्ला आया है, मैंने इस बार लल्ला को आम नहीं खिलाए। उन्होंने अपनी बेटी को आवाज दी, रज्जो आम लेकर आओ। तब उन्होंने ये भी कहा, माफ करना लल्ला,
मैं आम खिलाना भूल गया था। तो मैंने कहा, नहीं काका, इस साल तो आम बहुत खाए हैं। उन्होंने कहा, वाह वाह, मैं बिना आम खिलाए हुए तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हुआ है कि जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है न काका, मैंने पूछा। मैंने उनसे पूछा, काका के पास एक गाय थी जिसकी वह मलाई बचाकर मेरे लिए रखते थे। तो मैंने पूछा, गाय तो अच्छी है ना काका? गाय कहाँ लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। अब जब उनकी रोजी रोटी बदलू काका की बंद हो गई तो उन्होंने कहा, गाय मुझे बेचना पड़ी, मैं उसे भूसा कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा। मैंने कहा काका, ये तो बहुत सारे आम हैं, इतने में कैसे खा पाऊंगा। वाह वाह, वो हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इससे चौगने आम एक बकत में खा जाता था। फिर बदलू काका हंस पड़े, बोले, अच्छा तुम शहरी हो ना, शहर कहा जाता है, शहर के लोग कम खाते हैं। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो इससे चौगने आम एक बकत मतलब एक टाइम में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। मैंने कहा, आप लोगों की बात कुछ और है। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दे दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ। उन्होंने अपनी बेटी रज्जो से कहा, अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दे दो और सिंदूरी वाले देना, इसी साल यह पेड़ नया लगा है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथ पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। जब वह रज्जो मुझे आम देने लगी तो मेरी निगाह उसके हाथ पर चली गई, जिसके हाथों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत सुंदर लग रही थीं। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। बदलू ने जो जोड़ा बनाया था वो उसके अनुसार वह आखिरी जोड़ा था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह के टाइम पर वह उसके मुंह मांगे पैसे नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने उसे वह नहीं दिया और कहा, आप शहर से ले आइए। मैंने आम लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात आ गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी है। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था जो आसानी से टूट जाए। तो बदलू काका ने हार नहीं मानी थी और कि उनका काम धंधा बंद हो गया है, अब वो क्या करेंगे। तो इसी तरह कहते हैं कि हमारे जीवन में अगर संघर्ष आए तो हमें हारना नहीं चाहना, संघर्ष ही जीवन होता है। तो इस पाठ के लेखक कौन थे? कामता नाथ जी। तो बच्चों, ये हमारा पाठ आज हमारा ख़त्म हुआ। अब